नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों हम लोग करते हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम्स के बारे में। मैथ्स का जो भी पीवाईपी प्रश्न पूछा गया उसके बारे में डेली हम लोग चर्चा करते हैं। ये थर्ड शिफ्ट में है और क्लास 30 है, ठीक है। और मैथ्स पीवाईपी प्रश्न चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल आपका क्विकली सॉल्व के साथ, कोई टाइम टेकन आपको लगता नहीं है, वो लोग तो आप देख चुके हैं, ठीक है। और आप लोग सभी को एडवांस में हैप्पी दिवाली की शुभकामनाएं, ठीक है। चलते हैं सीधे आगे की ओर। ये सब आप फॉर्मेलिटी पूरा कर लीजिएगा, आप लोग भली भांति इससे परिचित हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर मेरे भाई। आप लोग को पता होना चाहिए 5 सितंबर 2022 थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए प्रश्न थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। टोटल 20 प्रश्न आप लोग को रहने वाले हैं, ठीक है। अटेम्प्ट करके आप लोग को ये बताना है कितना प्रश्न इसमें सही हुआ, कितना प्रश्न गलत हुआ, उसके अनुसार आप लोग तैयारी और बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। बोला गया है प्रश्न नंबर 1 में द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 और एक समीकरण दिया गया है x² + x - 12 = 0। इसका उभयनिष्ठ मूल्य क्या होगा ये आपको बताना। उभयनिष्ठ मूल्य क्या होता है कि दोनों में जो वो संख्या x का वैल्यू क्या रखे, एक्स का वैल्यू दोनों में हम एक ही संख्या क्या रखें जिसका मान 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न को आप ऑप्शन से करते हैं तो आप बेहतर कर पाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं सीधे ऑप्शन की ओर। पहला नंबर ऑप्शन रख लेते हैं 3। क्या 3 रखने के बाद दोनों का वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है, हम देख लेते हैं। 3 3 9 दूनी 18, अब माइनस 5 3 15 और -3 इसका तो 0। क्या यह 18 - 18 0 हो जाएगा? जी 100% हो जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपका फुल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें चलते हैं। 3 3 9, अब +3 हो गया, -12 हो गया, ये भी देख सकते हैं आप। 12 - 12 इसका तो 0, यानी कि जो आप 3 रखे थे ऑप्शन से उठा के, ये आपका 100% ओवरलिस्ट मूल्य। समझ गए आप लोग? तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा ज्ञान नहीं देना है बाबू, तो ज्यादा ज्ञान नहीं लेना है, ठीक है। जिससे आपका सॉल्व हो जाए उसी के अनुसार आप लोग का काम करना है, ठीक है। ज्यादा ज्ञान भी एक प्रकार की हानि है, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब प्रश्न है। ये प्रश्न में जितना जल्दी आप लोग सॉल्व कीजिएगा उतना आप लोग के लिए बेहतर है, ठीक है। ये चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है एक टंकी में 3 पाइप ए बी सी है। ए बी अकेले टंकी को 4 घंटे और 3 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं और सी पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को कितने समय में पूरा भर जाएगा, ये आप लोग को बताना है। अच्छी बात है। ए कितने घंटे में भर रहा था टंकी को? 4 घंटे में भर रहा था। बी कितने घंटे में भर रहा था? 3 घंटे में भर रहा था। और यही बात करते हैं तो सी कितने घंटे में खाली कर रहा था? तो -2 घंटे में खाली कर रहा था। माइनस हम चीज इसीलिए दिए क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि हमने एक टंकी को खाली करने में लगा, ठीक है। तो कुछ टंकी का क्षमता होगा मेरे भाई जिसको वो खाली करेगा, तो कुछ टंकी का क्षमता, ये टंकी का क्षमता इस जगह वो मान आप रख सकते हैं जो पूरी पूरी समय में ये भरते और खाली करते हैं, यानी इसका एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे आप निकालिएगा? तो एलसीएम सबसे बड़ी वाला संख्या आपको आप यहाँ रखिए। क्या बड़ी संख्या यहाँ रखते? तीनों से विभाज्य हो रहा है, जी नहीं हो रहा, तो इससे दुगुना लीजिए। 8 रखते हैं तो जी नहीं हो रहा। 12 रखते हैं तो जी हाँ 12 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये टोटल टंकी को 4 घंटे में भर सकता था। टंकी का टोटल क्षमता जो है, टंकी का टोटल जो क्षमता है मेरे भाई टंकी का, वो 12 है, ठीक है। तो ये क्या मैं बता सकता हूँ कि एक घंटे में कितने इकाई भरेगा? तो ये एक घंटे में मेरे दोस्त 3 इकाई भरेगा। 3 इकाई भरेगा ना एक दिन में, तभी तो 12 इकाई भरने में 4 घंटे समय लगेंगे। तो एक घंटा में बी कितने इकाई भरेंगे? तो बी 4 इकाई भरेंगे। और इसी प्रकार सी एक घंटे में कितने इकाई खाली करेंगे? तो -6 इकाई, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? ठीक है। अब बोला गया है कि यदि खाली टंकी सब तीनों को पूरी तरह से खोल दिया जाए, ठीक है। खाली टंकी है, टंकी का क्षमता तो टोटल क्षमता आप लोग जानते हैं कितना है? 12। तीनों को यदि खोल देंगे तो एक समय में तो ये 3 इकाई भर रहा था, एक समय में ये 4 इकाई, यानी एक एक घंटा में ये 7 इकाई भर रहा था, लेकिन एक घंटा में 6 इकाई ये खाली भी कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए तो एक घंटा में एक ही इकाई भरे, समझ गए? तो एक घंटा में एक इकाई भर रहा है तो 12 इकाई भरने में टोटल 12 घंटा। तो यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा, 12 घंटा इज करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, समझ गए? ठीक है। कोई परेशानी नहीं? कोई भी चीज में परेशानी आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बेझिझक पूछ सकते हैं, उसका मैं जरूर निराकरण लेके आऊंगा, ठीक है। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न को देखिएगा तो ये एक क्वेश्चन से बनाने के लिए पहले मेरे दोस्त आप लोग को एक नियम ज्ञात होनी चाहिए, और वो नियम बहुत बहुत क्लास में हम बता चुके हैं और आपको भी ज्ञात होगा, ठीक है। कि कोई भी चीज पे पावर, यदि कोई भी चीज पे पावर अलग हो, यदि बेस समान हो, जैसे ए पे पावर m है, ए पे पावर m, बेस तो समान है लेकिन पावर अंतर है, तो यदि भाग के रूप में है, ये जाके ऊपर माइनस हो जाए, ये आप समझ गए, ये तो जान चुके हैं। और यदि यही बेस यदि समान है तो गुणनफल यदि पावर पे अलग है मेरे दोस्त तो ये पावर जुड़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा, भाग के रूप में होगा तो पावर घटेगा और गुणनफल के रूप में होगा तो पावर घटेगा, ठीक है। इतना याद रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं इतना? 100% याद रहना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ बेस बराबर है, बेस बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, बेस को माइनस करने से पहले जो स्क्वायर है इसको हम गुणा कर देते हैं। तो इसको यदि हम गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा? ए पे पावर ए सी, इसी प्रकार एक्स पे पावर बी सी गुना एक्स पे पावर बी ए, इसी प्रकार एक्स पे पावर सी ए गुना एक्स पे पावर सी बी बेटे एक्स पे पावर ए। क्या ये आएगा या नहीं आएगा? कोई मैं दूसरे जगह से नहीं लाया उठा के, वही सॉल्व किए ना। अब आगे की ओर चलते हैं मेरे भाई। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये गुणनफल के रूप में सब है ना। अरे ये गुणनफल के रूप में सब है मेरे दोस्त। तो ये क्या पावर घट जाएगा? गुणनफल के रूप में होगा, क्या ये पावर जुटेगा? क्या ये पावर जुटेगा? जी 100% जुटेगा। तो पावर को जोड़िए, तो एक्स बेटे ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी, अरे यही होगा ना? अरे यही होगा ना जी, 100% यही होगा।
नीचे भी गुणनफल है, बेस समान है, पावर अलग है, पावर जोड़िए तो BC प्लस BA प्लस C, ठीक है। यहाँ से आप भली भांति देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ से आपका जो पावर आ रहा है दोनों में सेम हो रहा है, एक जा रहा है, यानी ये दोनों कट जाएगा तो इसका ठीक है, तो एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। ठीक, कोई परेशानी नहीं है, समझ गए। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक निश्चित राशि 15% वार्षिक दर पे 2 वर्ष में 98,494 रुपया हो जाती है, ठीक है। ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है, लेकिन ब्याज जो लगता है ना वो 8वां महीना पे ब्याज आपका लगता है, समझ गए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित किया जाता है तो समान राशि पर समान दर और समान समय में कितनी ये धनराशि हो जाता है, ये आपको बताना, ठीक है। पहले और साफ साफ बोला गया मेरे दोस्त कि निश्चित राशि 15% के दर पे था, लेकिन 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, लेकिन एक ट्विस्ट इसमें यह था कि 8 मासिक संयोजित होता है, यानी कि 8-8 महीना में इंटरेस्ट लेता है, सालाना इंटरेस्ट नहीं लेता, 8-8 महीना में इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो मेरा देय है मेरे भाई, ये तो मेरा मिश्र धन, क्योंकि 15% दर से 2 वर्ष दर से इतना रुपया हो जाती है ना, तो इतना रुपया हो जाता है, कहीं ना कहीं मिश्र धन हुआ है। और ब्याज क्या 8% मासिक संयोजित होता है, तो 8 मासिक संयोजित होता है, तो क्या मैं इसको सालाना में परिवर्तन कर लूँ? जी हाँ, कर लीजिए। कैसे सालाना में परिवर्तन करेंगे? तो टाइम कितना था आपके पास? 2 ईयर्स को मंथ में कीजिएगा तो 12 में 24 मंथ हो गया, लेकिन 8 महीना पर दर से लग रहा था, यानी सालाना करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 साल। यहाँ तक समझ गए आप? टाइम कितना हो जाएगा? 3 साल। अच्छी बात है। अब चलते हैं हम कि परसेंटेज को देख लेते हैं। तो 8 माह पर प्रति वर्ष लग रहा था, तो 8 महीना, तो 8 महीना 12, यानी 1 साल का इतना लग रहा था 15% की दर से, तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा? 3 चौके 12, 3 पचे 15, 4 दूनी 8, यानी 5 दूनी 10%। तो रेट क्या निकल गया आपके पास? अरे रेट क्या निकला आपके पास? अरे 10% तो निकला ही, ये रेट निकल गया ना, 10% रेट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, ठीक है। यानी कि 8 महीना वार्षिक संयोजित जो होता है 15% दर से 2 वर्ष का सालाना हम कन्वर्ट कर दिए मेरे दोस्त, तो 3 साल हुआ और 10% की दर से, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाएगा? तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट 10% 3 वर्ष के लिए आप जानते हैं 33.1%, इसको मुंह में रखना है आपको, समझ गए। इसको निकाल सकते हैं ये भी फॉर्मूला पे। बाकी बात इसको ऐसे भी मुंह पे रख सकते हैं, 10 वर्ष 3 वर्ष के दर से 33.1% सिर्फ साधारण, सॉरी सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। लेकिन ये तो मेरा मिश्र धन है, ये तो मेरा ब्याज था, ये तो मेरा मिश्र धन, तो मिश्र धन इसका क्या हो जाएगा? अरे भाई कोई भी चीज पे आप 100% तो मूलधन मानते हैं ना, 100% तो मूलधन मानते हैं ना। यदि इसमें 33.1% ब्याज दिख रहा है तो मिश्र धन क्या होगा? 100 में जोड़ देना है आपको, तो 100 में जोड़ देना है, तो 133.1% का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 98,494 के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्योंकि साफ साफ बोला गया है 15% 2 वर्ष की दर से दे राशि इतना है, मतलब कि टोटल ब्याज लगा के ये पैसा इतना हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये मिश्र धन, तो हम भी मिश्र धन निकालिए, क्योंकि मिश्र धन हम जानते हैं होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन हम 100% माने थे, ठीक है। तो 100% यहाँ से हम यदि निकाल लेते हैं मेरे दोस्त, तो मेरा मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन क्या निकलेगा आपका? तो यदि इसको आप करते हैं कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। 8 कहाँ 8 24 नहीं, 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में ले लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 21 2 23, 7 2 बचेगा, 7 का 7 2 9 बचेगा, यानी 93 17 होगा ना, 93 17 इसमें से 93 17 से इसमें माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 4 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। कितने बार में? 4 बार में जा रहा है क्या? देखो तो 4 का 4 4 तिया 12, 4 12 तेरह, 4 का 4, जी हाँ 4 बार में, यानी कि कितना हो गया टोटल? 740। 740 यहाँ आने का मतलब है मेरे दोस्त कि 100% का वैल्यू जो आएगा आपका 74,000, यानी ये क्या है आपका? ये तो मूलधन है आपका। अरे यही तो मूलधन है आपका, मूलधन तो आप 100% माने थे, तो 100% निकाल कर मूलधन क्या निकला आपका? 74,000 निकला ना। कंपाउंड इंटरेस्ट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको करना होगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। तो मूलधन मेरे पास निकल गया मेरे दोस्त, कितना मूलधन कितना निकला? 74। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि साफ साफ इसको आप समझ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, तो मूलधन 100% का वैल्यू कितना आ गया आपका? 74,000 आ गया ना। अब आगे बोला जा रहा है प्रश्न में मेरे दोस्त कि यही 15% की दर से आपको यही 2 साल के लिए लगाना है, सेम रेट और सेम ब्याज के दर पे इसका बताना है आपको मिश्र धन कितना। तो सबसे पहले हम इसका कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेंगे, 15 वर्ष तो 2 ईयर्स के लिए, तो 15 वर्ष 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम बताएं, क्या बताएं? दोनों को पहले गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 30, दशमलव दीजिए, रेट का स्क्वायर कर दीजिए, 15 15 225। लेकिन एक बात हमेशा ज्ञात रहे कि दशमलव के बाद 2 ही अंक आना है, यानी एक ये अंक आके इधर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 32.25%। तो ये क्या निकला? अरे ये क्या निकला? ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकला है, लेकिन खोज क्या रहा है? मिश्र धन खोज रहा है, कितना देर राशि होगा, कितना आप लौटा के दीजिएगा मूलधन सही। तो यहाँ से मिश्र धन क्या हो जाएगा? सिंपल है, ब्याज है, तो इसमें 100 जोड़ दीजिएगा, तो यही तो आपका मिश्र धन हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू आपको ज्ञात चाहिए, 132.4% वैल्यू का ज्ञात चाहिए, यही आपका, समझ गए आप? यही आपका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से दशमलव हम यदि उड़ाते हैं तो ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, तो ये 3 जीरो आपका कैपिटल हो गया ना, हो गया। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ये दोनों गुणनफल होगा, यानी ये दोनों को गुना यदि कीजिएगा, 13 225 गुना 74 अब बेटे 10,
यानी कि ये 2 से 37 चले जाएगा और ये 2 से 5 चले जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 5 चौक 20, 5 25, यानी कि 7 बचे 35, 5 इकाई डिजिट पे 5 आएगा, तो ये क्या चीज़ है, इसको हटाइए आप, ठीक है, यानी 5 डिजिट है। तो हम देख लेते हैं मेरे दोस्त कि 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट यदि 85 हुआ था तो ये भी छटा जाएगा, यदि 65 हुआ था तो आंसर उनके चले जाएगा। तो लास्ट डिजिट कितना, 2 डिजिट कितना होगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 जब 35 हो गया, 3 हो गया और 7 में 14 हो गया ना, 7 जब 35 का 5 हाथ में 3 और 7 में 14 3, 17 का 7, इधर हाथ में 1 हो गया, इधर हटाइए, 2 अंक हमको लेना, फिर यहाँ से करते हैं और सब नीचे से गुणनफल करना है ना मेरे दोस्त, यही तो कटा के संख्या लिखे हैं ना, यानी कि 26 45 और गुना 37 ही तो करना है आपको। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जाएगा, 7 पचे 35, हाथ में 3 हो गया, 7 चौक 28 3 31, अरे 28 3 31 ही होता है ना, एक इधर वाले संख्या को आप मिस कीजिए, क्यों कीजिए, क्योंकि हमको इकाई 2 डिजिट चाहिए, ठीक है, 5 या 15, यहाँ 5 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा। तो हमको ये पता चल गया मेरे दोस्त कि लास्ट डिजिट 65 आएगा, तो लास्ट डिजिट 65 एक ही ऑप्शन में है, उत्तर नंबर एज का करेक्ट आंसर, ये दोनों हो ही नहीं सकते, समझ गए आप, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन थोड़ा देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यदि दे दिया और इस प्रकार के प्रश्न आपको दे देगा मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपको मेहनत इसमें चाहिए, थोड़ा कैलकुलेटिव चाहिए, ठीक है। और उतना करो, यदि आप प्रैक्टिस बार बार करते रहते हैं तो आपको उतना कंफ्यूज भी नहीं होना है, उतना प्रैक्टिस भी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ से सिंपली आप निकाल सकते थे, इसको मासिक में था, इसको सालाना कन्वर्ट करते 3 साल 10% निकला, तो हम जानते हैं 3 साल 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ 33.1% होता है। तो मिश्र धन क्या होगा, तो इसमें 100 जोड़ दीजिए, यानी इतना परसेंट मिश्र धन हुआ परसेंटेज में, लेकिन रुपयों में इतना, तो बराबर तो ही होगा ना मेरे भाई, चाहे आपको परसेंटेज दे या रुपयों में, तो ये दोनों तो बराबर ही, तो बराबर है, तो 100% हम मूलधन माने थे, 100% मेरा मूलधन निकल गया, यहाँ से मेरा सेम बोला जा रहा है कि इसी रेट पे इसी दर पे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, बस इसका वैल्यू निकाल दिया तो आपका उत्तर आ गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 किसके मूल्य है, ये आपको बताना है, इसके मूल्य क्या क्या है ये आपको बताना है। तो इसको आप दो चाहे तो आप इसको दो विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला विधि तो हम शुरू में जो पहला जो क्वेश्चन हुए थे आपको जो बताया हमने, इससे चाहे तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं कि नहीं, चाहे तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, चाहे तो आप मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो x का वैल्यू के जगह पे यहाँ दो संख्या, क्योंकि इसका हमको पता चल गया इसका मूल्य 2 निकलेगा, एक नहीं निकलेगा, लेकिन पिछले वाला का मूल्य 1 निकल रहा था, ठीक है, इसका मूल्य 2 निकलेगा, तो यानी कि दोनों संख्या में x का वैल्यू दिया होगा कि नहीं, यानी कि x का वैल्यू रखने पे दोनों संख्या रखे तो ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए या नहीं हो जानी चाहिए, ये कुछ हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन एक उठा के रखते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि यदि हम x का वैल्यू 1 रखें, क्या ये 0 के बराबर हो जाएगा, देख लेते हैं, 1 माइनस 4 प्लस 3, हाँ 3 1 4 में 4 जाएगा, तो ये सेटिस्फाई, एक तो सेटिस्फाई हो रहा है, एक तो हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है। 3 देख लेते हैं हम, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12 और प्लस 3, क्या ये 0 के बराबर है, 9 3 12, जी हमेशा 0 के बराबर है, उत्तर आपका, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये तो हो गया ऑप्शन विधि से डायरेक्टली आप कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मेथड विधि से यदि आप इसको करना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो आप तो जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है या नहीं है। यदि हम इसको सरलीकरण करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्या माइनस एक्स में लिख सकता हूँ, अरे क्या लिख सकता हूँ मैं, अरे लिख ही सकते हैं ना, माइनस 3x माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 4x तो आएगा आएगा ना। तो यहाँ से x यदि आप कॉमन लेते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे यदि माइनस 1 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन निकला, क्या निकला, x माइनस 1 निकला और यहाँ पे x माइनस 3 निकला, ठीक है, यानी कि x का वैल्यू एक निकल गया, x का वैल्यू 3 निकल गया। हम जानते हैं इसमें जो पॉजिटिव मान होता है उसी का आपका आंसर होगा, तो एक और 3 इसका करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप करने जाते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको करना पड़ेगा, बाकी बात यदि इसमें करने जाते हैं तो आपको चुटकी आंसर आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। बस आप लोग को यही सीखना है, मैथ्स मैजिक सिर्फ आप लोग के लिए, मैथ में कैसे आप लोग कम समय में ज्यादा बेहतरीन सॉल्व कर सकते हैं, टाइम टेकन कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताया जाएगा, ठीक है, समझ गए। यदि आपको सॉल्व अच्छा लग रहा है तो जरूर आप अपने जो आपके नजदीकी दोस्त हैं या भाई हैं बहन हैं, जो भी रिलेटिव कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं मैथ्स, उसको परेशानी आ रहा है तो उसके पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि देखिए, अब यदि मान के चलिए ये प्रश्न मेरे भाई आता, कोई भी न्यू स्टूडेंट होता है, यदि आप इसको इस तरह से बताते और यदि ये कॉम्प्लिकेटेड होता तो वो करने में थोड़ा असमर्थ होता ना। यदि आप इसको ऑप्शन से बना देते, चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, तो ऑप्शन रखने पर यदि हो जाए तो वो न्यू से न्यू बच्चा भी इसको अटेंड कर पाएगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो मैथ्स मैजिक एक मैथ को 2-3 प्रकार से आपको बताते आ रहा है, बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग सेशन अटेंड जरूर कीजिएगा, हर एक प्रश्न को आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। चलते हैं 6 नंबर पे, दिए गए व्यंजन को सरल करना है आपको, इसका मान क्या होगा, देखिए इसमें भी मान ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बार बार बताएं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हर एक सवाल को नहीं लेना है, क्योंकि जो एग्जामिनर सवाल सॉल्व सेट करता है मेरे दोस्त, वो कुछ ना कुछ लॉजिक एक छोड़ता है, कुछ ना कुछ एक उसका कमजोरी छोड़ देता है साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात बताओ कि यदि हमको x का वैल्यू पता चल गया, यदि हमको x का वैल्यू पता चल गया मेरे दोस्त, यानी x का वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो इसका उत्तर आएगा, तो ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन में, तो इसमें भी x का वैल्यू पुट करने के बाद जो उत्तर आएगा ये दोनों सेम होनी चाहिए, अरे होनी चाहिए ना होनी चाहिए, 100% होगा, क्योंकि इसी का सरलीकरण दिया गया है कि नहीं दिया गया। तो हम देख लेते हैं कि x का वैल्यू हम क्या रखें, क्या x का वैल्यू 1 रखें,
एक्स का वैल्यू यदि 1 रखेंगे मेरे दोस्त तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यानी ये काम नहीं चलेगा। इसमें दो इक्वेशन का बराबर वैल्यू आएगा, तो ये आप नहीं रख सकते, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। यदि हम यहाँ 2 रखते हैं, यदि हम यहाँ 2 रख देते हैं मेरे दोस्त, तो आप देख सकते हैं कि यदि x का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 4 होगा, और 2x करेंगे तो ये भी 4 होगा, यानी अंतर नहीं हो रहा, ये दोनों अलग होना चाहिए, ठीक है ना। यदि मान के चलिए आपके पास ऑप्शन में ये और ये उत्तर आया, तो ये दोनों तो बराबर है ना, x का मान 2 रखिएगा तो दोनों का सेम वैल्यू आएगा, तो ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब x का वैल्यू क्या रखें, तो कुछ मत कीजिए, x का वैल्यू 3 रखिए, क्योंकि x का वैल्यू 3 रखने के बाद कहीं हमको दिक्कत और परेशानी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो x का वैल्यू 3 रखने पे इसका मान क्या आएगा ये हम देख लेते हैं। तो यदि 3 रखे तो 3 पिया 9 9 पचे 45, और 3 में 45 जाएगा तो -42 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -26 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 बेटे यहाँ क्या हो जाएगा, -2, अब माइनस 15 4 19 बेटे क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 3 12 1 13, क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, 100% होगा। तो यहाँ से आप ये माइनस माइनस चले गया, खत्म कर दिया, माइनस माइनस कर दिया, ठीक। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये दोनों जुटेगा, जुट के क्या आ जाएगा, तो यहाँ 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 19 दूनी 38 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा कि नहीं, 51 बेटे 26, ये माइनस में आ गया, ठीक है। और ये आपका जो भी संख्या था क्या था, ये इसको यदि सरल रूप में लिखिएगा आप मेरे दोस्त, तो यहाँ 21 बेटे 13, ठीक है, ये प्लस में ये माइनस चले जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ 26 2 यानी 42 और माइनस 51, ठीक। तो यहाँ से उत्तर आपका क्या निकल के आया मेरे दोस्त, तो 9 9 ही होगा ना, 9 बेटे 26, तो 9 बेटे 26 आपका जो भी आपका इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, एक्स का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो 9 बेटे 26 आपको आना चाहिए 100% सेटिस्फाई है, होना चाहिए। चलते हैं देख लेते हैं किसमें आ रहा है। यदि इसमें एक्स का वैल्यू 3 रखते हैं, 3 3 9 दूनी 18, इसमें -26, तो ये नहीं हो सकता। इसमें रखते हैं तो 3 3 9 -26, ये हो सकता है ना, साथ साथ देख रहे हैं दोनों इक्वेशन बराबर है ना, 9 बेटे 26, ठीक है। यदि हम इसमें रखें 3 3 9 दूनी 18, ये -26, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसको रखते हैं 3 दूनी 6 और -26, ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता, एक ही उत्तर आपका ऑप्शन बेटा ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 इस करेक्ट आंसर। समझ गए आपको, बिल्कुल इजी वे करना है, यहाँ तक समझाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस लगाया मेरे दोस्त, बाकी बात इसमें आपको कुछ भी समय नहीं देना, समझ रहे हैं, कुछ ज्यादा आपको नहीं कुछ करना है, डायरेक्ट इक्वेशन में एक्स का वैल्यू पुट करना था, आपका उत्तर चलेगा, ठीक है। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि पी अपनी आय का 36% खाद्य सामान पर, शेष राशि का 25% कपड़े और चिकित्सा और वाहन पर व्यय करता है, शेष राशि का आधा भाग हर एक महीने बचाता है, यदि वो हर वर्ष यानी सालाना 1,80,000 रुपया बचाता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगा, ये आपको बताना है। तो यदि ये 36% है, मान लिए कि इसकी आय 100%, ठीक है, पी की आय तो आप मान सकते हैं ना 100% है, ठीक है। यदि 100% में 36% ये खर्च कर रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि 64% ये बचत कर रहा हो, क्या मैं बता सकता हूँ 64% ये बचत कर रहा हो, ठीक है। इसी प्रकार ये यदि ये 25% खर्चा कर रहा है, तो क्या मैं बता सकता हूँ 3 बटे 4 भाग ये बचत कर रहा होगा, यानी 75% बचत, 75% का वैल्यू 3 बटे 4, ठीक है। और ये भी बात है कि जो इसका व्यय शेष राशि का जो आधा भाग है, शेष राशि का यानी शेष राशि ये बचा, इसका आधा भाग ये बचत करता है, ठीक है। तो बचत करता है क्या, ये सालाना बचत होगा जी, नहीं मासिक बचत होगा, क्योंकि ये मासिक खर्च कर रहा है, कर रहा है ना, ये मासिक खर्च कर रहा है, लेकिन ये बचत कितना कर रहा है, सालाना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मासिक बचत कितना होगा इसका, अरे मासिक बचत इसका कितना होगा, तो मत कीजिए 12 से भाग दीजिए, 12 का 12, 12 पंचे 60 यानी 15, तो इसका मासिक बचत कितना हो गया, 15,000, तो मासिक बचत 15,000 के बराबर हो जाएगा ना, अरे हो जाएगा ना, ये बटे में बराबर 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 हो जाएगा, ठीक है। 4 से इसको उड़ाइए, 16 चौके 64, 4 से 2 से इसको भी खत्म कीजिए, 8 4 दूनी 8 और 4 से 25, यहाँ तक समझ गए, 3 दूनी 6, 6 से इसको खत्म कीजिएगा, 6 दूनी 12 6 पंचे 30 यानी 2500, 2500 और 25 625, ये आ जाएगा आपका उत्तर, यानी 6,000 62,500, 62,500 इसका आपका कितना हो जाएगा, मासिक आय होगा 62,500, समझ गए, कितना आय होगा, 62,500 मासिक आय होगा, इसी को आप 100% माने, समझ गए आप, ठीक है। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सालाना था मासिक में कन्वर्ट करना था, मासिक बराबर मासिक कर देना था, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न की ओर देखिएगा, इसमें भी आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके जो प्रश्न इसमें लेके आए हैं मेरे दोस्त, हर एक प्रश्न में कुछ ना कुछ आपको लॉजिक दिए हैं इसमें, जो कि आपको पेन उठाने एलसीएम निकालने तक की जरूरत ना हो, ठीक है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, फिर इसका बोला जा रहा है प्रश्न में, वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिणामी संख्या 12 18 21 और 28 के प्रत्येक संख्या से विभाजित करने पर 3 बचती, ठीक है। यानी कि एक संख्या आपके पास दिया गया था 1225, ठीक है। ये संख्या में बोल रहा था कि ये संख्या में ये 4 में से कौन सा जोड़ दिया जाए कि 12 18 21 से भाग करें तो शेषफल 3 प्राप्त,
तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमको 12, 18 और 21 और 28 से पूरी तरह संख्या विभाज्य करना है। तो जो संख्या जोड़ते हैं, हम जो संख्या जोड़ेंगे मेरे दोस्त, यदि हम इसमें 3 माइनस कर दें, तो क्या मैं बता सकता हूँ कि 1225 सबसे विभाज्य हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्लियर। जैसे मान के चलिए 2 से भाग आप 7 में, तो कितना हो गया? 2 तिया 6, शेषफल 1 बचा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यदि 7 में यदि 1 में माइनस करता हूँ, तो जो 6 संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा? 100% होगा। क्यों नहीं होगा? होगा ना। ठीक। तो यानी 3 शेष बच रहा था, यानी हम 3 माइनस करके इसमें हम जोड़ते जाएं तो ये संख्या, ठीक है। तो 3 इसमें माइनस कर दिया, कितना होगा? 32। और यदि हम इसमें 32 जोड़ देते हैं मेरे दोस्त, यदि हम इसमें 32 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? 1257। क्या 1257 12 से विभाज्य है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, जी नहीं है तो ये उत्तर आपका नहीं है। समझ गए आप लोग? अरे क्या समझ गए आप लोग? ठीक। इसी प्रकार यदि ये उत्तर नहीं हो सकता, अब आगे की ओर चलते हैं। इसमें भी -3 करना होगा तो क्या आ जाएगा? 40। तो यदि इसमें 40 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 1265। क्या 1265 12 से विभाजक कभी भी नहीं है? यानी ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता है। ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता, ये तो ऑलरेडी तैयार आपका। अब 41 में यदि 3 माइनस करते हैं तो 38 आता है, आता है ना। अब यदि हम 38 इसमें 2 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1263। क्या ये 12 से विभाज्य है? कभी भी नहीं है, यानी ये भी उत्तर आपका नहीं हो सकता। ठीक है, देखिएगा ऑप्शन से सिर्फ आप छांट के प्रश्न को बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं, यदि 3 इसमें माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 35। यानी कि 35 इसमें जोड़ने के बाद 12, 18, 21 और 28 से पूरी तरह विभाज्य हो जाना चाहिए, क्योंकि 3 शेष बच रहा है। तो यहाँ से करते हैं तो 0 हो गया, ये 6 हो गया, 1260। क्या 1260 12 से विभाज्य विभाज्य, यानी उत्तर आपका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। समझ गए आप लोग? करेक्ट आंसर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो मैं 18, 21 और 28 का मौका ही नहीं मिला मुझको, ये मौका ही नहीं मिला कैलकुलेशन करने का। मात्र 12 से आपका सॉल्व हो रहा है, तो थोड़ा सा भी कॉमन सेंस आप लगाते हैं तो इसमें बहुत कीमती समय आप बचा सकते हैं और बचा सकते हैं। ठीक है, तो डेली आप लोग सेशन अटेंड कीजिए, तो आप लोग का ये जो भी प्रश्न में दिक्कत है वो चुटकी भर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं आगे। 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। बोला गया उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोण 8 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा 8 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसका आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? 1 यानी 8 का क्यूब करना। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब जाएगा। ठीक है, चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न। ये प्रश्न बोले जा रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें स्किप करके चले जाते हैं, कुछ प्रश्न में उसे है नहीं। ठीक है, बोला गया ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, समलंब को हम बना लेते हैं, कहीं ना कहीं समलंब इस रूप में होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, एक हम समलंब बनाएंगे। ठीक है, क्या तो बी सी और ए डी पैरेलल है, यानी समांतर है। यदि हम इसको ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने, तो साथ साथ यहाँ से पता चल रहा है मेरे दोस्त कि ए बी सी और ए डी पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। ए सी बराबर सी डी है, यानी कि ए सी, ये कहीं ना कहीं ये भी करने जाएगा। ए सी बराबर सी डी, यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर। समझ गए? ए बी सी 98 है, ए बी सी 98, ये कौन जो दिया गया है आपको? 98 डिग्री दिया गया है। और बी एस सी 32 है, बी ए सी जो दिया गया है, ये कौन जो दिया गया है मेरे दोस्त? ये कौन आपका 32 है। ठीक है, तो ए सी डी का माप क्या होगा? ए सी डी, यानी ये कौन क्या होगा? ये कौन आपको बताना है, ये कौन क्या होगा? ये कौन का बिंदु आपको बताना है। ठीक है, बताना है ना? बताइएगा ना जी, 100% बताएंगे। तो यहाँ से मेरे दोस्त एक प्रकार आप नजर डालिए, तो ये कहीं ना कहीं त्रिभुज का निर्माण कर रहा होगा। अरे कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? ठीक है, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना हो जाता है? 180 डिग्री। इसमें दो कोण ऑलरेडी दिया गया है, 98 और 32 दिया गया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ? 0, 13, यानी कि 180, यानी 180 में 130 चले जाएगा, कितना एंगल बचेगा? 50 डिग्री। क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कोण 50 डिग्री है? अरे क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये कोण 50 डिग्री है? ठीक है, यदि ये कोण 50 डिग्री, ये भुजा समांतर है, तो ये कोण भी 50 डिग्री होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। ये 50 है तो ये भी कोण 50 होनी चाहिए, क्योंकि समांतर भुजा है। ये दोनों 50 है, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 80 डिग्री, तो इसका मान हो जाएगा 80। तो 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर समलंब त्रिभुज का। ठीक है, चले आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न को कीजिएगा मेरे भाई। 11 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 14 सेंटीमीटर ब्याज और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है? बेलन का आयतन आप लोग को याद होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो बेलन का आयतन हमको निकालना है, जिसमें कि पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। त्रिज्या कितना का? यदि व्यास, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुनी होता है ना, त्रिज्या का दुगुनी तो व्यास होता है। सॉरी 14 है ना, 14 है, तो यानी यहाँ से त्रिज्या क्या निकल जाएगा? 7 सेंटीमीटर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? ठीक है, 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 7 49 और ऊंचाई 5, तो यानी 7 से 7 यहाँ चले जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका? अरे क्या बचेगा? 7×35, 22×35 तो बचेगा। यदि 22×35 कीजिएगा तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ आयतन खोज रहा था। इस बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर है, इसका भी इनपुट कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। कुछ क्वेश्चन में तो बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न। ये भी बिल्कुल बच्चे वाले प्रश्न है। ये भी टंकी को 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, दोनों पाइप खोल दिया जाए तो कितना समय लगेगा? ठीक है, समझ गए? तो यानी ये भी
चाहे तो आप इसके रूप में लिख सकते हैं या इसको दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं मेरे दोस्त। यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाए ना, यदि इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। यदि आपको पूछे ए बी इतना इतना घंटे में भर सकते हैं तो दोनों टंकी को कितना घंटे में भरेगा, तो कुछ मत कीजिए, ए बी गुणा कीजिए ऊपर में, नीचे ए बी से भाग दे दीजिए, यही आपका उत्तर। समझ गए? तो यानी कि ए बी कितना है, 21 गुना 18, और इसका योग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 39। यानी जो भी भाग करेंगे तो नीचे जो आपका, नीचे जो हर आएगा आपका मेरे दोस्त, नीचे जो आएगा बेटे के रूप में 39 आएगा, 39 आएगा तो ये क्या हो सकता है, अरे 29 क्या हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है यार, 39 है तो 29 कैसे हो जाएगा। तो यानी इसका प्रक्रिया कीजिएगा तो 18 का 18, हाथ में 1, 18 दूनी 36, 1 37, 7 ठीक है। तो क्या ये एक बार में जा रहा है, कभी नहीं जा रहा है, यानी कि एक ये तो वैल्यू आ ही नहीं सकता। यहाँ तक समझ रहे आप, ये वैल्यू आ ही नहीं सकता है। क्या 9 बार में जाएगा, देख लेते हैं, 9 9 81, हाथ में 8, 9 27, और 27 8 35, हाँ 9 बार में जा रहा था, यानी उत्तर आपका एक ही पुस्तक चलेगा, 9 9 27 बटे 39 से डायरेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? ठीक है, भाग भी नहीं देना, आपको एक एक अंक भाग देके ऑप्शन को चेक करते जाना। ठीक है, समझ गए? चलते हैं आगे की ओर। 13 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं बराबर है, भुजाएं के बीच का सभी कोण 90 डिग्री है, तो वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना। ठीक है, एक चतुर्भुज, चतुर्भुज दिया गया था, बोला गया कि उसकी भुजाएं बराबर है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज बना लेते हैं, इसकी भुजाएं बराबर, यानी ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स। समझ रहे हैं आप लोग? अरे क्या समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, एक्स होगा। और बोला जा रहा है कि भुजाओं के बीच का सभी कोण 90 डिग्री है, यानी ये कोण भी 90 डिग्री होगा, 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 और भुजाएं भी बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, तो साफ पता चल रहा है मेरे दोस्त, वर्ग है, वर्ग ही तो वो रूप होता है जिसकी भुजाएं बराबर है, तभी तो इसका परिमाप 4a हो जाता है या 4x हो जाता है, तभी तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि भुजा बराबर है और सभी भुजा के कोनों पर इसका जो एंगल बनेगा ना मेरे दोस्त, वो 90 डिग्री बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, 100% बनेगा 90 डिग्री। तो ये एक वर्ग है, समलंब चतुर्भुज तो हो ही नहीं सकता, समलंब चतुर्भुज तो हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? अब बात करते हैं समचतुर्भुज, ये भी नहीं हो सकता, आयत तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, क्योंकि आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोनों समान नहीं होता है, और समान होता है। समझ रहे हैं? ठीक है, चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोला है, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए, इसका मान क्या होगा, आपको बताना है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी। ठीक है, तो इसको यदि तोड़ते हैं बाबू, 8 बटे 125, 8 बटे 125 का, किसी का क्यूब है क्या? हाँ है, किसका है? 2। ठीक है, 125 किसी का क्यूब है, किसका है? 5 का है, ये क्यू ही है ना, हाँ क्यू है। आइए ऊपर से बेटा 2 बटे 3 है ना, यानी ये चला जाएगा, यानी क्या बचेगा इसका? 4 बचेगा या नहीं बचेगा? 4/25 जी बचेगा, गुना है, गुना कीजिए। इसी प्रकार यदि आप इसको करते हैं, 3/4 हो जाएगा, अरे इसका वैल्यू 3/4 तो होगा क्यू के रूप में। ठीक है, यहाँ पे -2/3 हो गया, 3 3 चले जाएगा तो -2, और ऊपर पे कभी भी याद रहे मेरे दोस्त, कोई भी पावर ऊपर पर यदि माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो ये परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 4 पे 16 और 3 क्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ गए? ठीक है, इसी प्रकार यदि भाग के रूप में था, 5/2 था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 4/5, लेकिन भाग गुना हो जाएगा तो यानी 25/16। समझ गए? 16 16 गया, 25 25 गया, तो क्या आपका आ गया 4/9, इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। समझ गए आपको? ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, सरलीकरण करना था, इसका सरलीकरण कर देते हैं, आपको आपका काम निपटा जाएगा। ठीक है, चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। मात्र 19% स्टूडेंट ने इसका करेक्ट जवाब दिए थे, आखिरकार क्या है इस प्रश्न में, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद देकर 25% लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यदि वस्तु का क्रय मूल्य 30% बढ़ जाता है तो पहले के समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए उसे अब उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, आपको बताना। ठीक है, एक अंकित मूल्य था, एक अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य आप मान सकते हैं, हम 1000 मान लेते हैं। 100 क्यों नहीं माने, क्योंकि 100 में ज्यादा कैलकुलेटेड की जगह दशमलव में चले जाएगा, 25% निकालिएगा, 10% निकाल दशमलव, तो हम 1000 मानिए, 1000 मानिए, ये 100 मानिए, या 10 मानिए, 10,000 मानिए, या 1 लाख मानिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कहीं ना कहीं इसका कुछ क्रय मूल्य रहा होगा ना, कहीं ना कहीं इसका कुछ क्रय मूल्य रहा होगा। अंकित मूल्य अब बोला जा रहा है, अंकित मूल्य पर एक भाग दिया 25% छूट, तो 25% छूट दे देगा तो ये 750 मूल्य बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? ठीक है, दूसरा छूट इसमें 10% दिया गया, 10% छूट देगा तो इसका यानी कि 10% छूट दिया तो 90% तो वैल्यू होगा ना, तो 9×5 = 45, 4 9 से 63, 4 67, यानी 675 रुपया इसका क्या निकला, 675 रुपया विक्रय मूल्य निकला। अरे विक्रय मूल्य निकला ना, अंकित मूल्य से छूट देने के बाद जो मूल्य निर्धारित होता है उसी तो आप विक्रय मूल्य कहते हैं ना, तो ये आपका 675 क्या निकला, विक्रय मूल्य निकला। तो ये बोला जा रहा था कि छूट देने के बाद जो वस्तु बेचा उसको 25% का प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य की जगह पर क्या हम यहाँ संख्या रखें कि जो 675 में बेचने पर इसको 25% की प्रॉफिट हो जाए।
ठीक है। यानी 675 में हम बेच रहे थे तो इसको कहीं ना कहीं 25% प्रॉफिट हो रहा था, यानी 125 का वैल्यू ये है। तो 100% ये मेरा सीपी निकल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, यहाँ से करते हैं तो 5 एका 5, 5 तिया 15, 5 पचे 25, इसको करते हैं 5 चौक 20 के 0, हाथ में 2, 4 तिया 2 होगा ना, 4 तिया 12, 14 4 हाथ, यानी 540। तो इसका क्रय मूल्य कितना निकल गया मेरे दोस्त? इसका क्रय मूल्य कितना निकल गया? 540 इसका क्रय मूल्य। समझ गए? क्या निकला क्रय मूल्य इसका? 540 निकल गया ना। अरे 540 क्रय मूल्य निकला ना इसका, ठीक है, 540 क्रय मूल्य निकला। 540 वस्तु को यदि 1000 रुपये में हम अंकित किए और इस प्रकार छूट दिए 675 रुपये में बेचेंगे तो उसको कन्फर्म है कि 25% फायदा है। ठीक है, 25% इसको profit होगा। अब प्रश्न में बोला जाए, यहाँ तो हम सीपी निकाल लिए, क्रय मूल्य निकालना तो हम क्रय मूल्य निकाल लिए, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% बढ़ जाता है। तो क्रय मूल्य पहले 540 था, अब क्रय मूल्य कितना बढ़ रहा है? 130, यानी कि 540 का मेरे दोस्त, 540 का 130% तो भी बढ़ाइएगा आपने, 130% बढ़ाइएगा तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, 13 चौके 52 के 2, हाथ में 5, तेरह के पैसे 570, यानी कि 702 रुपया हो जाएगा 130% बढ़ के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी 540 का यदि आप 30% प्लस कीजिएगा मेरे दोस्त, तो ये क्या 702 रुपया आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है तो पहले के समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करने के लिए उसे अब उसी अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी हो? यानी इसका अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, यानी अंकित मूल्य 1000 है, ठीक है, अंकित मूल्य 1000 है ना, 1000, ठीक। तो यानी अंकित मूल्य पे कितना परसेंट इसको छूट दे कि उसका जो प्रतिशत लाभ हो रहा था, तो लाभ 25% होता है, वही 25% लाभ अभी भी है, ठीक है। तो 702 यदि क्रय मूल्य है तो इसी पे तो 25% लाभ होगा, 25% लाभ यानी 5/4। अरे इसी पे तो लाभ होगा, 704 पे ना, 200 क्रय मूल्य पे ही तो आप लाभ गणना करते हैं ना। तो 4 से इसको उड़ा दीजिए, 4 से कितना जाएगा? 4 एका 4, 3, 4 7 28, 4 पंचे 30, यहाँ हो जाएगा 4 पंचे 30, हो जाएगा ना, ठीक है। इसको गुणा करते हैं तो 5 पचे 25, एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, 5 पचे 25, हाथ में 2, 5 पचे 25 2 27, हाथ में 2, 7 पे 35 2 37 के 7, हाथ में 3, 5 5 3 8, यानी कि 702 रुपया वस्तु को यदि आप 877.5 रुपया में बेचते हैं तो आपको यहाँ से 25% का प्रॉफिट होगा। होगा या नहीं होगा ये पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है, हो जाएगा। तो यानी पहले अंकित मूल्य था आपका 1000 था ना, अब इस वस्तु को कितना में बेच रहे हैं? 877 रुपया में बेच रहे हैं, विक्रय मूल्य उसका ये है, इसमें छूट कितना होगा? अरे छूट परसेंटेज क्या हुआ, यही तो पूछा जा रहा है आपसे, छूट परसेंटेज क्या होगा? तो छूट परसेंटेज कितना हो जाएगा? यानी 1000 में ये माइनस होगा, तो माइनस होकर क्या होगा? यहाँ 0.5 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ 9 बचेगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर भी यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी छूट कितना पे जा रहा है मेरे दोस्तों? 122.5 पे जा रहा है ना। कितने पे जा रहा है? 1000 पे 100 पे इसको करना था तो यहाँ से चले जाएगा, ये चलेगा, यानी 12.25% इसका छूट है, 12.25%। करेक्ट आंसर समझ गए आप लोग? क्या समझ गए आप लोग? ठीक है। तो ज़्यादा आप लोग कॉम्प्लिकेटेड इसको नहीं लेना, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये सवाल मेरे दोस्त, थोड़ा सा आपको चिन्ह परिवर्तन करके या कैलकुलेशन करके समझाया गया, ठीक है। कुछ नहीं करना था, इसमें बोला गया था कि एक अंकित मूल्य मान लेना है, आपको 2% छूट दे देना है, जो इसका मूल्य निर्धारित होगा क्रय मूल्य का 25% लाभ होगा। तो यहाँ से 675 मेरा निकल गया था, इसका हम देख लेंगे, यदि 125% का वैल्यू 675 था, 100% तो मेरा क्रय मूल्य का, तो 100% क्रय मूल्य निकल गया, यहाँ से निकालिए क्रय मूल्य। अब बोला जा रहा है क्रय मूल्य का 30% बढ़ जाता है, तो 30% हम बढ़ा दिए, कितना हो गया? 702, लेकिन अंकित मूल्य तो वही रहा, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि 702 रुपया जो आपका क्रय मूल्य था उसका 30% अधिक, इस पे बेचने पर 25% लाभ हो, किस मूल्य पर बेचे? यानी 877.5 रुपया में बेचेंगे हम, तभी तो फायदा होगा 25%, ठीक है। तो यानी 877.5 रुपया बेचा, 1000 रुपया आपका अंकित मूल्य था, कहीं ना कहीं इसमें तो डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो घट के आया होगा, कितना डिस्काउंट दिया यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे देखिए, ये प्रश्न थोड़ा सा आपको एक एक सवाल में इतना टाइम देना, हर एक 2500 सवाल को आप चुटकी भर में कर दीजिएगा, नहीं हो पाएगा ना मेरे दोस्त। एक दो सवाल कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनर सेट करते हैं जिसमें कि आप लोग फंसे और बिल्कुल आसान तरीका से उसमें नहीं कर पाया, ठीक है। तो एक एक प्रश्न में 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट समय लग सकता है, लेकिन हर एक प्रश्न में नहीं जाना, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा, और ये सब प्रश्न ये सब मैरिट का प्रश्न है मेरे दोस्त, ये सब मैरिट के लिए बनने वाला प्रश्न, यदि आप ये प्रश्न करके आ गए कहीं ना कहीं ये मैरिट में आपको सॉल्व करेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? भाज्य संख्या क्या हो जाती है? जो 2 या 2 से अधिक विभाज्य संख्या हो, तो गुणनखंड 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसी को भाज्य बोलते हैं। क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं, ये तो स्वयं 1 से विभाजित हो रहा है। क्या 2 है? ये भी नहीं है, ये 1 और 2 ही से विभाजित हो रहा है। क्या 3 है? ये भी नहीं है, ये 1 और 3 ही से विभाजित। क्या 4 है? जी 100% 4 है, क्योंकि ये 1 से 2 से और 4 से भी विभाजित है, समझ गए आप लोग। तो यानी भाज्य संख्याएं 4 है, ठीक है। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। से 45,000 रुपया का आय का इतना परसेंट 12.5% बचाता है, और फिर जो है ना उसकी अगले महीने में उसकी आय 18% बढ़ जाती है और व्यय 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत कितना होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले रुपया में यदि लेके चलते हैं मेरे दोस्त, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा आपको ज्यादा करना होगा। यदि मान लिए कि 45,000 रुपया है, 45,000 रुपया का 1/8 कितना हो जाएगा, जो कि ये बचत करेगा? 1/8 कितना? 8 पंचे 40, अच्छा 48, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि 5625 रुपया ये बचत कर रहा है। बचत कर रहा है ना, कितना में कर रहा है? 45,000 रुपया में, ठीक है।
अब फिर यहाँ से कीजिएगा, थोड़ा सा आपको लंबा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये सब कुछ नहीं करना है। आय आपको हमेशा मान लेना है 100 मान लीजिए या 1000 मान लीजिए, क्योंकि इसका 1 रुपया ऐड करेगा तो आपको परसेंटेज में नहीं कर देना होगा। 1000 रखते हैं तो आपको सिंपली उत्तर आप देख सकते हैं, ठीक है। आय यदि 1000 रख लिए तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? अरे खर्च 18, खर्च कितना हो जाएगा? खर्च तो पूछ रहा आय का इतना परसेंट बचत करता, सॉरी बचत कितना हो जाएगा? इसका बचत कितना हो जाएगा? तो 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा? तो आता था 8, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी 125 रुपया बचत हो जाएगा। तो खर्च कितना होगा इसका? तो 875 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि अगले महीने में 18% बढ़ोतरी हुआ। 18% बढ़ोतरी मतलब 1180 इतना। तो इसके बोला जा रहा है इसके व्यय 20% बढ़ जाता है, यानी ये खर्च है, यही तो व्यय है, इसमें 20% बढ़ जाता है। तो 20% बढ़ने का मतलब है कि 6/5 बढ़ना, ठीक है। तो यदि आप इसको कैलकुलेटिव करते हैं तो 5 एकम 5, 3, 5 7 35, 55 25, इसको 56 30 के 0, हाथ में 3, 40 45, हाथ में 4, 6 5 6 4 10, यानी कि 1050, 1050 हुआ ना। जो पहले 875 रुपया खर्च कर रहा था, अब वो 1050 रुपया खर्च करेगा। ये 18% आय बढ़ने के बाद करेगा या नहीं करेगा? जी 100% करेगा। तो इसका बचत क्या हो जाएगा? तो बचत यहाँ देख सकते हैं 30 हो जाएगा, यानी 130 रुपया बचत हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं यही प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि भले हम आय 1000 रुपया माने, तो इसमें तो बचत 125 रुपया कर रहा था, इसमें बढ़ोतरी किया, इतना बचत किया, यानी कि इसके बचत में जो यदि परसेंटेज होगा, कितना परसेंट बचत किया, तो इसी प्रकार इस बचत में यदि हम परसेंटेज निकाल लिए तो उसका सॉल्व हो जाएगा आपका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। तो कितना परसेंट बचत किया ये? बचत कितना परसेंट किया ये? तो बचत कितना परसेंट? 5 किया। किस पे किया? 125 पे किया। 100 पे कितना परसेंटेज? तो 5 दूनी 10, 25 25 25 100, यानी कितना किया? 4% ये किया, यानी क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है। 4% बचत एक्स्ट्रा किया, किस पे? जो पहले बचत कर रहा था उससे 4% एक्स्ट्रा बचत किया, लेकिन हमको तो रुपया में निकालना है। तो रुपया में निकालने के लिए तो पहले बचत रुपया में कितना कर रहा था, जो उसका मेन आय था कितना रुपया बचत कर रहा था, इसका 4% कितना हो जाएगा? तो 5 चौके 20, 0 2, 4 दूनी 8, 2 0 1, यानी ये हो जाएगा, यानी ये दोनों ये हो जाएगा। तो क्या पता चलेगा? यानी इतना रुपया की गिनती होगा, 215 रुपये की, 215 या 225, सॉरी माफ कीजिएगा, एक बार देख लेता हूँ। तो यदि यहाँ से करते हैं मेरे दोस्त, तो 4 से एक कम कीजिए ना, 25 से उड़ा दीजिए, 25 से करते हैं, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 50, फिर 25 पंचे 125, यानी कि इतना रुपया का वृद्धि हुई है। कितना? 225 रुपये का वृद्धि हुआ। ये तो बात पता ना मेरे दोस्त की 125 रुपया पहले बचत कर रहा था, अब 130, अब 130 रुपया बचत कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बचत में वृद्धि हुआ, तो ये दोनों उत्तर तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो 2 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन में आपको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपका कहना होगा कि आय जो यहाँ आप 1000 रुपया माने, हम 45,000 रुपया क्यों नहीं मानते? मान सकते हैं, आप 45,000 रुपया मान सकते हैं, बट कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बचाने के लिए, क्योंकि यदि हम 1000 यहाँ माने या 100 माने या 10 भी माने, तो बचत का जो परसेंटेज होगा ना, तो इस जगह 45,000 रखने पर इसका जो बचत का परसेंटेज होगा ना, परसेंटेज में बराबर होगा। 4% यदि इसका परसेंटेज हो रहा है तो 4% इसका भी बचत होगा, समझ गए? इक्वल कर दिया हम लगभग में, ठीक है। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक ट्रेन एक टेलीग्राम खंभे को और 300 मीटर लंबे पुल को क्रमशः 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा बताना। तो एक बात हमेशा ज्ञात रहना चाहिए आप लोग को, कोई भी ट्रेन यदि एक खंभे को पार करे, तो जो उसके द्वारा चली गई दूरी है ना, वो खुद ट्रेन की लंबाई होगा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी किसी खंभे को पार करेगा तो जितना दूरी तय करेगा वही ट्रेन का लंबाई होगा। और यदि कोई पुल, कोई ब्रिज या कोई गुफा को यदि पार करेगा, तो खुद ट्रेन का लंबाई और वो गुफा की लंबाई दोनों दोनों डिस्टेंस योग करके वो दूरी तय करेगा, समझ गए? तो यानी कहने का मतलब था कि ट्रेन का लंबाई पहले कितना है, मान लेते हैं हम एक्स। यदि एक्स ट्रेन का लंबाई है, 10 सेकंड में जा रहा है, तो ये मेरा चाल निकल गया, इतना चाल से जाता होगा, ठीक है। तो इसमें और यदि ये पुल को पार कर रहा है, तो दोनों का चाल बराबर होगा, क्योंकि ट्रेन का चाल बराबर हो जाएगा दोनों। तो यानी एक जब पुल को पार करेगा या ब्रिज को पार करेगा, तो दोनों की लंबाई जुटेगा, ठीक है। तो इसको पार करने में कितना? 20 सेकंड, यानी ये चाल 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 बराबर हो जाएगा, होना चाहिए चाल चाल बराबर। तो यहाँ से 2 चले जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2x बराबर x प्लस 300, यानी x का वैल्यू क्या निकला? 300। एक्स क्या माने थे आप? ट्रेन की लंबाई को तो भी माने थे एक्स, तो ट्रेन की लंबाई क्या निकला? अरे ट्रेन का लंबाई क्या निकला? 300 मीटर, ठीक है। कितनी गति से जा रहा था ये? खंबे को पार कर रहा था 10 सेकंड, तो इसकी गति क्या हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में आपको यदि बदलना है मेरे दोस्तों, 18 पे 5 से गुना करना होता है, तो 5 छके 30, 18 छके 108 किलोमीटर प्रति आवर इसका चार्ज हो जाएगा। 108 किलोमीटर पर आवर इज राइट आंसर ऑप्शन, समझ गए आपने? तो कुछ मत करना था, दोनों चाल चल रहा था, एक खंबे को पार कर रहा था, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा था, लेकिन इतना जानते हैं कि दोनों का डिस्टेंस जो दोनों का चाल जो होगा ना, वो सेम होगा। चाल अंतर नहीं होगा, चाल से कोई छेड़खानी नहीं होगा। चाल को हम बराबर करते हैं, चाल को बराबर करते ही ट्रेन की लंबाई निकलती है, ट्रेन की लंबाई निकलते ही जानते थे एक खंबे को 10 सेकंड में पार करते हैं, तो इसका चाल निकल गया, ठीक है। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। रजनी के पिता रजनी से 3 गुना बड़े हैं, यानी रजनी के फादर रजनी से 3 गुना बड़े हैं, ठीक है, मान लिए। और रजनी अपनी बहन से लावण्या, इसकी बहन होगा लावण्या, इससे 2 गुनी बड़ी है। यदि ये एक्स है तो ये 2x हो जाएगा, यानी लावण्या से 2 गुनी बड़ी।
और फादर जो रजनी से बड़ा है ना, वो कितना 3 गुना बड़ा है, तो यानी हम बोल सकते हैं 6x, यानी 6x 2x और x के अनुपात में मेरा निकल गया, ठीक है। तो क्या ये आय है जी? 100% ये आय ही है, ठीक है, लेकिन ये रेशियो में, ये संख्याएं में नहीं है, रेशियो में। अब बोला जा रहा है कि 2 वर्ष बाद 3 व्यक्ति की कुल आयु 60 साल होगी। जब बोल रहे हैं, ये तो मेरा वर्तमान आयु है मेरे दोस्त, ये तो वर्तमान आयु है, और बोला जा रहा है 2 साल बाद तो सब मिला के योग 60 साल हो जाएगा। तो क्या मैं बता सकता हूँ कि 2 साल बाद जब उम्र होगा तो वर्तमान आयु ये सबका जो रहा है, इस सब उम्र कितना होगा, यानी कि 2 साल यदि बाद गया होगा, 2 साल इसका जुटा होगा, 2 साल इसका जुटा होगा, 2 यानी 2 2 4 तो 6, यानी 6 साल यदि माइनस करते हैं तो वर्तमान आयु निकल जाएगा, कितना निकलेगा 54, तो वर्तमान आयु कितना है 54 साल निकल गया। यानी ये एज का अनुपात यदि इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए, क्योंकि ये भी एज है, ये भी एज है, भले ही अनुपात में कितना होगा 6 2 8 9x, 9x का वैल्यू कितना हो गया 54, यानी x का जगह पे क्या रखे जो 54 के बराबर हो जाए, तो 9 की 54, यानी x का वैल्यू 6 रखिए। तो x का वैल्यू यदि 6 रखते हैं तो रजनी के वर्तमान आयु क्या है, तो रजनी के वर्तमान आयु 6 दूनी 12 साल हो जाएगा। समझ गए यहाँ से, 12 साल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेने की जरूरत नहीं था। 2 साल बाद पूछ रहा था, हम जानते हैं ये मेरा वर्तमान आयु है, ये जब वर्तमान आयु है 2 साल बाद है, क्यों ना हम उसको वर्तमान आयु में कन्वर्ट कर ले, तो बराबर बराबर कर देते हैं, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखिएगा मेरे भाई, 20 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न बिल्कुल ही अधिकतर स्टूडेंट जो इसमें प्रैक्टिस बार बार करते होंगे, बिल्कुल कम समय में वो किए होंगे, बाकी बात जो इसको करने में एकदम जाऊं जिसे लगा दिए होंगे, नहीं हम इसको करके ही आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आगे क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, टाइम मैनेज करने में। क्या बोला जा रहा है कि एक कुकर का अंकित मूल्य 4 दुकानों में, यानी एक दुकान बी 3 4 पर कुकर अंकित समान है, ठीक है। एक अंकित मूल्य समान था सबका, कुकर का 4 कुकर था, अंकित मूल्य समान था, ठीक है। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकानदार एक ने 20% और 15% दो कर्मिक छूट देती है, दुकानदार दो ने 18% और 17% की दो कर्मिक छूट देती है, और दुकानदार 3 ने 25% और 10% की दो कर्मिक छूट देता है, वही दुकानदार 4 ने 15% और 15% 5% की दो कर्मिक छूट देती है। तो कौन सी दुकानदार सबसे कम मूल्य पर कुकर को बेचती है? तो कोई भी यदि मेरे दोस्त मान के चलिए आपका अंकित मूल्य कुछ आपका है, हम मान लिए यहाँ पे कुछ अंकित मूल्य होगा, तो कोई भी दुकानदार सबसे कम मूल्य पर यदि कुकर बेचेगा तो वो कैसे बेचेगा, सबसे कम मूल्य पर, कहीं ना कहीं उसको छूट ज्यादा देना होगा। अरे जो छूट ज्यादा, यदि मान के चलिए मेरे दोस्त 100 रुपया मेरा अंकित मूल्य था, तो इसमें यदि एक को 25% हम छूट देती तो कितना इसका मूल्य बचा 75, दूसरा 100 इसको हम 50% छूट दिए, तो कितना मूल्य बचा 50%। तो सबसे सबसे कम मूल्य पे कौन बेच रहा है, तो यही तो बेच रहा है 50 रुपये में, सबसे कम मूल्य पे क्यों बेच रहा है, क्योंकि इसका छूट ज्यादा था ना। इसी प्रकार की हम देख लेते हैं कि 4 कुकर में छूट किसका सबसे ज्यादा, जिसका छूट ज्यादा वही बल्ले बल्ले। नंबर वन देख लेते हैं हम, कितना परसेंट, 20% और 15% की दो कर्मिक छूट। तो 20% दो 15% दो कर्मिक छूट निकालने के लिए एकल छूट में आपको बताएं क्या बताएं कि ये दोनों पहले जोड़िए, कितना होगा 35%, ठीक है, फिर माइनस चिन्ह लगाइए, ये दोनों को गुणा कीजिए, 300 में 100 से भाग दीजिए, 3 बचेगा, 3 हो जाएगा, यानी ये पहला नंबर कितना छूट जाएगा 32%। समझ गए यहाँ से, ठीक है। अब दूसरे दुकानदार के पास हम जा रहे हैं, क्योंकि पहला दुकानदार हम देख लिए 32% छूट दे रहा है सर, दूसरा देख लेते हैं चारों का, अब जहां हमको सस्ता मिलेगा वहां हम जाकर सामान खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा नंबर जब हम चले, दूसरा नंबर एक 18%, एक 17% दे रहा था, यानी ये 35% दे रहा था दोनों मिला के, और माइनस ये दोनों का गुणा करके 100 से भाग देना होगा आपको, ये दोनों को गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा, तो यानी ये 170 हो जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा 6 7 7 10 के जीरो हाथ में एक 3, यानी कि ये हो जाएगा 3.06 आ जाएगा, तो यानी कि ये 31.9 समथिंग कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यानी ये तो इससे भी छूट कम है। चलिए कोई बात नहीं, छूट कम है तो रहने दीजिए, दूसरे दुकानदार के पास चलते हैं। तीसरा दुकानदार के पास जो हम गए, तो ये 25% और 10% के दो कर्मिक छूट जाता है, एकल छूट कितना होगा 25 10 35, माइनस कीजिए, दोनों को गुना कीजिए, 250 में 100 से भाग दीजिएगा, 2.5 हो जाएगा, तो यानी ये यहाँ से कितना निकला था मेरे दोस्त, यहाँ से 32.5% निकला, ठीक है। इसी प्रकार चौथे चौथे पे हम जाते हैं, तो ये कितना दे रहा है 15% और 5% की कर्मिक छूट दे रहा है, समझ रहा कि 5% 5% की दो कर्मिक छूट दे रहा है ये। तो कर्मिक यदि ये छूट दे रहा है मेरे भाई, तो एकल छूट इसका कितना हो जाएगा, एकल छूट निकालिएगा इसका, इसका आपको 32 यानी 32 से 31 31.5% निकलेगा। कैसे निकलेगा, यदि एकल छूट आप लोग निकालना चाहते हैं तो पहले काम कीजिए 15 5 का निकाल लीजिए, पहले 15 5 का एकल छूट निकाल के फिर 15 5 का निकाल सकते हैं, या तो नहीं कर सकते एकल छूट निकालना है तो 15% छूट दिया 45 85% का वैल्यू बचा, फिर 15% छूट दिया 85% का, फिर 5% छूट दिया 95% का वैल्यू बचा। तो बस 100 से नीचे गुना कर देना है आपको, और जो भी उत्तर आएगा 100 से माइनस कर देना है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको आप यदि कैलकुलेट करते हैं मेरे दोस्त, तो ये उत्तर जो आपका आ जाएगा आपका समथिंग 31.5% का बराबर, ठीक है आ जाएगा, तभी तो इसमें इतना जोड़िएगा तो 8 9 1 10 0 100 हो जाएगा, तो यानी 31.5% कुछ इसका छूट कल छूट निकल रहा है 31.5% समथिंग। तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि इसमें सबसे ज्यादा छूट देने वाला कौन, सबसे छूट इसमें जो दे रहा है कौन दे रहा है सबसे ज्यादा छूट, ये पूछना चाहता हूँ, कौन दे रहा है सबसे ज्यादा छूट, कौन रहा है सबसे ज्यादा छूट, ये तो 32% दे रहा है, ठीक है, ये तो इससे भी कम दे रहा है, तो यानी ये दो तो हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक
3 नंबर देखें तो ये तो 3 नंबर देखने के बाद तो ये नंबर भी इससे कम है, तो ये नंबर भी नहीं हो सकता। अच्छी बात है। 4 नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे कम है, 4 नहीं हो सकता। तो सर आपका एक ऑप्शन बताएं, क्योंकि ये 32.5% छोड़ता है, 32.5% छूट देगा तो कहीं ना कहीं मूल प्रतिशत से इसका कम जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग का हल कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे दोस्त। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आप लोग का एक सेशन और चलता है मेरे दोस्त, मैथ्स स्पेशल, ये हर एक एग्जाम्स के लिए, हर एक एग्जाम के कंट्रीब्यू से है, सभी प्रतियोगिताओं के दृष्टिकोण से क्विकली सॉल्व के साथ है, बिल्कुल आरामदेह इसमें सॉल्व किया जाता है। जितना इसमें ग्रुप डी में आप कैलकुलेशन में लगा सकते हैं, इसमें इतना बिल्कुल नहीं लगता है। ठीक है, इसमें वो लॉजिक बताया जाता है जो कि आप मिनट रहते, सेकंड में रहते आप लोग प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इसमें आपका 3 क्लास चल चुका है, समझ गए, ऑलरेडी 3 क्लास चल चुका है मेरे दोस्त। यदि आप लोग इसको अटेम्प्ट नहीं किया, बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे आप कोई भी क्लास, कोई भी जॉब की तैयारी करें, चाहे वो एनटीपीसी मेंस का हो या ग्रुप डी, एएलपी, टेक हो, ईटीसी हो, या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम हो आपका, कोई भी जहां मैथ्स आपका पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 15 प्रश्न मेरे दोस्त, ये 15 प्रश्न, ये ऐसा प्रश्न लेके आता हूँ मेरे दोस्त जो कि 3-4 एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए गए प्रश्न, जो कि पूछने की अति संभावना है कि वो पूछवे करें। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम क्विक सॉल्व के साथ आपको सॉल्व यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अटेम्प्ट करना भूलिएगा। यदि पीडीएफ वीडियो आपको कोई रिलेटिव नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा। कोई भी चीज़ का नोटिफिकेशन यदि उसको लेकर सेशन में आपके साथ नहीं ले आ पाता हूँ तो उसको मैसेज में भी टेलीग्राम पे डायरेक्ट कर देता हूँ, जिससे कि आप लोग अपडेट तुरंत जस्ट हो जाए। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम जाके ये सर्च भी कर सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम चैनल का दे देंगे, वहाँ क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम में जाके ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि पल अपडेट आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा आप लोग सेशन जरूर बताइएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और यदि बहुत पसंद आया तो आप लोग शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्त, धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।